आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, और बड़े आसान से प्रोविजन है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, माइंडेड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा आपका, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। 360, 361, 362, 63, 64, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी आसान है समझना। विथड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन से विथड्रॉ करना, प्रोसिक्यूशन से क्या करना, विथड्रॉ करना। विड्रॉल ऑफ चार्जेस पढ़ा इसके पहले आपने विड्रॉल ऑफ चार्जेस पढ़ा, ध्यान हो अगर आपको, किसी को ध्यान है क्या विड्रॉल ऑफ चार्जेस? सेक्शन 247 कौन सा पढ़ा था? सेक्शन 247। कोई बताएगा विड्रॉल ऑफ चार्जेस क्या होता है? हाँ स्वाति बताइए, आप बताइए, बता रहे थे। बहुत बढ़िया, जो होना चाहिए याद वो नहीं पता है, बाकी सेक्शन पता है। विड्रॉल ऑफ चार्जेस, एक व्यक्ति के ऊपर एक से ज्यादा चार्जेस लगे हुए हैं, उनमें से कुछ में कन्विक्शन हो गया उसका, तो प्रोसिक्यूशन चाहे, कंप्लेनेंट चाहे तो बाकी के चार्जेस को विड्रॉ कर लेगा, और बाकी के चार्जेस पे क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? एक्विटल रिकॉर्ड किया जाएगा। जिन चार्जेस के लिए विड्रॉल किया जाता है उनमें क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? विड्रॉल रिकॉर्ड किया जाएगा। यही था या नहीं था? अरे आ रहा है ध्यान या नहीं आया? ध्यान भी नहीं आया क्या? चार्जेस में पढ़ाया था मैंने आपको 247 में। अब यह है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। देखिए जरा, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनको चार्ज दिया गया है केस का, वो कोर्ट की कंसेंट से, जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले कोर्ट की कंसेंट से पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ कर सकते हैं। चाहे पूरे के पूरे केस से विथड्रॉ कर लें, पूरे के पूरे केस को ही वापस ले लें, या हो सकता है किसी चार्ज के रिगार्डिंग वापस ले लें। भाई बहुत सारे ऑफेंसेस का चार्ज लगा हुआ है, कुछ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग वो क्या कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ कर सकते हैं। या तो जनरली करेंगे तो पूरे का पूरा प्रोसिक्यूशन विथड्रॉ कर लेंगे। एक्स के अगेंस्ट 4 अपराधों का चार्ज लगा हुआ है, प्रोसिक्यूशन जो है किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट की कंसेंट लेंगे, और जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले, सब कुछ हो गया, जजमेंट बस प्रोनाउंस नहीं हुआ है, जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं चारों के चारों चार्ज, और चाहें तो 2 ऑफेंसेस के लिए विथड्रॉ कर लें, बाकी 2 के लिए बचा रहने दें। ये कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड withdraw from prosecution either generally or in respect of any or more offenses for which he is tried। और विड्रॉल का मतलब क्या होगा? तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि विड्रॉल का मतलब क्या होगा, विड्रॉल का इफेक्ट क्या होगा, ये भली भांति आप जानते हैं, बहुत बार, इतने बार मैंने आपको बताया है कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। चार्ज फ्रेमिंग के पहले विड्रॉ किया, डिस्चार्ज होगा, बताया मैंने आपको बहुत बार। एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो एक्विटल कन्विक्शन के अलावा कुछ नहीं होता है। तो चार्ज फ्रेम हो गया और उसके बाद विड्रॉ करेंगे आप, या जहां पर चार्ज फ्रेम नहीं किए जाते वहां पर विड्रॉ करेंगे आप। जैसे समन्स केस में चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, वहां विड्रॉ किया आपने तो फिर एक्विटल रिकॉर्ड किया जाएगा, यही बात लिखी हुई है। इफ इट इज मेड बिफोर चार्ज इज फ्रेम, बिफोर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, accused shall be discharged in respect of such offense or offenses. If it is made after a charge has been framed under this Sanhita or where no charge is required, he shall be acquitted in respect of such offense or offenses. अब इसके बाद में प्रोवाइजो दिया गया है कि अगर आपने जो ऑफेंस जिसके लिए आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो ऐसे किसी मैटर से रिलेट करता है, ऐसे किसी लॉ से रिलेट करता है जहां पर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर अप्लाई होती है, या किसी सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेट किया जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई, इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है अंडर सेंट्रल एक्ट, ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, पीएमएलए के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया, या जहां पर
किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज हुआ है, या वो ऑफेंस जो है किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है हु वाज इन द सर्विस और हु इज इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इन्वॉल्व है, वहां पर अगर जो प्रोसिक्यूटर विथड्रॉ कर रहा है, जो प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है प्रोसिक्यूशन को, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं करा है, देखो प्रोसिक्यूशन विथड्रॉ कौन कर रहा है, ऐसा ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया है, तो भाई उस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की, कंसेंट लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में ही आप क्या कर पाएंगे, प्रोसिक्यूशन को विथड्रॉ कर पाएंगे। अगर हां आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये केस इस कैटेगरी में फॉल होता है जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड होती हैं, या किसी सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन की जाती है ईडी वगैरह के द्वारा, या जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट की जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कमिट किया जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में था, और आप ऐसे ऑफिसर हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप हो लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए गए, आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी विथड्रॉल से पहले। इज दिस क्लियर टू नो, क्लियर और नो, इज दिस क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया, ठीक है, देखिएगा जरा इस बार मैं आपको दिखा देता हूं। एंड द प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस नॉट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही शैल नॉट unless he has been permitted by the state government, move the court for its consent to withdraw from the prosecution, and the court shall before according consent direct the prosecutor to produce before it the permission granted by the central government to withdraw the case। तो बोला क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मूव नहीं करेगा कोर्ट बिना कंसेंट, बिना परमिशन लिए, और साथ ही साथ कोर्ट के ऊपर भी जवाबदारी डाली, कोर्ट के ऊपर भी जवाबदारी डाली है कि आपको पहले वो परमिशन देखनी है, जब तक वो परमिशन नहीं दिखाई जाएगी आप जो है केस के साथ प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एम्प्लॉय अपॉइंट किया है तो ऐसे केस में आपको ऐसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देखिए ज़रा, प्रोवाइडेड फॉर दैट नो कोर्ट शैल अलाउ सच विथड्रॉल विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द विक्टिम ऑफ द केस। जब भी आप विथड्रॉल अलाउ करते हैं तो विक्टिम को एक अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे हियरिंग की। फिर समझिए, बात समझ में आ गई। प्रोसीजर इन केसेस मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। अब भाई आपके पास में कोई एक केस आता है, ट्रायल के दौरान आप ट्रायल कर रहे हैं, यू आर बीइंग अ मैजिस्ट्रेट, आपके सामने एविडेंस निकल करके आता है, जिस एविडेंस से आपको ये दिखता है कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है ना ही केस को ट्राई करने की, ना ही इस केस को कमिट करने की। कमिट करने की मतलब क्या होता है, केस को सेशन कोर्ट भेजने की, या फिर ये केस को मेरे द्वारा नहीं किसी और दूसरे मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए, या ये केस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए। आपके पास ऐसा एविडेंस निकल कर के आता है ट्रायल के दौरान कि भाई ना ही मेरे पास पावर है, मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है इस केस को ट्राई करने का या इस केस को कमिट करने का, या ये केस किसी और दूसरे मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए, कमिट किया जाना चाहिए, या ये केस सीजेएम साहब के द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए। तो आप तुरंत के तुरंत प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगाएंगे और उसके ऊपर एक ब्रीफ रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आखिर ये केस किसी और मैजिस्ट्रेट या सीजेएम को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। और भाई जहाँ पे सीजेएम साहब बताएंगे फिर उस केस को वो केस जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जिसके पास भी केस वो आ गया, चाहे वो सीजेएम के पास आया या किसी और मैजिस्ट्रेट के पास में आया, वो उस केस को फिर ट्राई करेंगे या कमिट करेंगे, ठीक है। बहुत आसान सी बातें हैं। 3 केसेस हैं, आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको लगता है किसी और मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए या सीजेएम द्वारा किया जाना, ये 3 सिचुएशन। देखिए ज़रा, इन केस
if in the course of an inquiry into or trial before a magistrate in the district, evidence appears to him to warrant a presumption, एक presumption निकल करके आता है. क्या presumption निकल करके आता है? He has no jurisdiction to try or to commit it for trial. That the case is one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district, or that the case should be tried by the chief judicial magistrate. तो आप क्या करेंगे? आप proceedings को stay करेंगे. He shall stay the proceeding and submit the case with a brief report explaining its nature. उसके नेचर को एक्सप्लेन करते हुए एक ब्रीफ रिपोर्ट भी बनाएंगे और केस को सबमिट किसको कर देंगे? सीजेएम साहब को या फिर उस अदर मजिस्ट्रेट को जिसको जुरिस्डिक्शन है. आपको पता लग रहा है ना कि किसी और के द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए. एज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स, या तो सीजेएम साहब को ही दे दो या सीजेएम साहब बताएंगे किस मैजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिए जिसके पास जुरिस्डिक्शन है. The magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself or refer it to any other magistrate subordinate to him having jurisdiction or commit the accused for trial. या तो भाई वो खुद ट्राई करने लगेंगे या फिर कमिट कर देंगे या फिर किसी और दूसरे सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को ट्राई करने के लिए दे देंगे जिनके पास पावर है ट्राई करने की, जिनके पास जुरिस्डिक्शन है. सही है. ज़रा कोई डाउट, कोई समस्या इसको लेकर के? Is there any doubt about it? नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं. अब देखिए आपने ट्रायल शुरू कर दिया, इंक्वायरी शुरू कर दी और आपको किसी भी स्टेज पर ऐसा लगता है जजमेंट साइन करने से पहले ये लगता है कि साहब इस केस को तो सेशन कोर्ट के द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राई किया जाना चाहिए. ये केस को दिस केस ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. तो ऐसे केस में आप जजमेंट साइन ना करें, आप तुरंत के तुरंत केस को कमिट कर दें. देखो जरा, इफ any inquiry into an offense or trial before a magistrate, it appears to him at any stage of the proceeding before signing the judgment that the case is one which ought to be tried by court of session, he shall commit it to that court under the provisions herein before contained, and thereupon provisions of chapter 19 shall apply. 19 ट्रायल कोर्ट का जो प्रोविजंस है सेशन ट्रायल की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई करेंगे कमिटमेंट के ऊपर. कोई डाउट बताओ जरा, बहुत आसान सा प्रोविजन. इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? नो डाउट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए जरा, आप एक ऐसे अपराधी हैं जो कि चैप्टर 10 या चैप्टर 17 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता, मतलब जहां पर कॉइनेज, स्टैंप लॉ, प्रॉपर्टी मार्क वगैरह हो गए, उनसे रिलेटेड आप ऑफेंस करते हैं. आप नकली नोट छापते हैं, ऐसी मशीनरी को रखते हैं, या स्टैम्प पेपर छापते हैं नकली, ये सारे काम करते हैं. और आपका पहले भी कन्विक्शन हो चुका है, जो कन्विक्शन आपका 3 साल या उससे ऊपर था. मतलब अभी आपने जो ऑफेंस किया है, इट इज पनिशेबल विथ 3 years और अबव अपवर्ड्स, और आप पहले भी कन्विक्ट किए जा चुके हो. आप क्या है, पहले भी कन्विक्ट किए जा चुके हो, और मैजिस्ट्रेट्स आपको ऐसा लगता है, जो उनके सामने रिपोर्ट्स आई हैं, रिकॉर्ड्स आए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है. मान लीजिए देयर इज अ पर्सन एक्स, उसको पहले भी पकड़ा जा चुका है, पहले कन्विक्ट किया जा चुका, पहले कन्विक्ट किया जा चुका है. एक्स को 2012 में कन्विक्ट किया जा चुका है कि भाई वो कॉइन्स जो है नकली कॉइन्स बनाता था. अगेन ही इज कॉट अप इन ईयर 2022 और ये केस फिर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आता है. मैजिस्ट्रेट साहब देखते हैं, हाँ पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर ऐसा लग तो रहा है, चार्जशीट जो प्रेजेंट की गई है मेरे सामने उसके बेसिस पर ऐसा लग तो रहा है दिस पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस. और फिर यह भी दिखाया जाता है कि इसने पहले भी ऑफेंस कमिट किया था. तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप वो केस सीजेएम साहब को या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देंगे. सीजेएम साहब को मेक ओवर करेंगे,
ट्रांसफ़र करेंगे या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देंगे। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि यस यू कैन ट्राई दिस केस एंड यू कैन गिव हिम एडिक्वेट सेंटेंस, यू कैन इम्पोज एडिक्वेट सेंटेंस, पर्याप्त सजा आप दे सकते हैं। अगर अक्यूज कन्विक्ट हुआ तो आप पर्याप्त सजा दे सकते हैं, तो फिर आपको ना कमिट करने की ज़रूरत है, ना आपको सेशन जज को भेजने की ज़रूरत है। देखो, आपको केवल 363 में याद ये रखना है कि प्रीवियसली उसको कन्विक्ट किया जा चुका है कॉइनेज, स्टैम्प लॉ और प्रॉपर्टी मार्क्स के लिए, और अगेन ही इज़ अरेस्टेड, और वहाँ पर सज़ा 3 साल या उससे ज़्यादा की है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप जो है खुद भी केस ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसको किसको भेजा जाएगा, सीजेएम साहब को भेजा जाएगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को भेजा जाएगा। मैजिस्ट्रेट कब अपने पास रखेगा, जब उस मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो अगर अक्यूज को कन्विक्ट करता है तो वो एडिक्वेटली पर्याप्त सजा उसको दे सकता है। देखो जरा, वेयर अ पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 years और अपवर्ड्स, 3 साल या उससे ऊपर की सजा उसको हो चुकी है, इज again accused of any offense punishable with either of those chapters with the imprisonment for a term of 3 years or upwards, and the magistrate before whom the case is pending is satisfied there is ground for presuming that the accused has committed the offense। भाई आपको रिपोर्ट देख करके ये पता लग रहा है, चार्जशीट देख करके पता लग रहा है कि उसने अपराध किया है, तो फिर आप क्या करेंगे, he shall be sent for trial। ही मतलब ही कौन, he accused shall be sent for trial to Chief Judicial Magistrate or committed to Court of Session unless the magistrate is competent to try। अगर magistrate competent to try है and is in his opinion he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted। अगर accused को convict किया जाता है तो पर्याप्त सजा उसको दे सकता है। अगर उनको ऐसा लगता है और वो competent भी है ट्राई करने के लिए, तो फिर ऐसा केस को accused को फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कमिट करने की ज़रूरत। When the accused is sent for trial to Chief Judicial Magistrate or committed for session Court of Session under subsection 1, any other person accused jointly with him in the same inquiry or trial shall be similarly sent or committed unless the magistrate discharges or other person under subsection 262 or 268 as the case may be। देखिए ज़रा, अब जब 4 लोगों को पकड़ा गया, उसमें से एक के खिलाफ ऐसा पाया गया है कि इसको पहले भी सजा हो चुकी है, चैप्टर 10 चैप्टर 17 में ऐसा पाया गया, चैप्टर 10 चैप्टर 17 में पहले भी सजा हो चुकी है, पहले भी चोरी करते हुए पकड़ा जा चुका है, ये अभी फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया है, और उसके साथ में 3 और लोग हैं। तो अगर इसको भेजा जा रहा है तो बाकी के 3 को भी आप साथ में ही भेज देंगे, बाकी के 3 को भी साथ में ही भेज देंगे। हाँ, अगर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया पहले ही 262 या 268 के अंतर्गत, तब फिर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए ज़रा, समझ में आया या नहीं आया? बड़े आसान से प्रोविज़न है जहाँ पर मैजिस्ट्रेट्स आपको पावर नहीं है। ठीक है, अब देखिए 364, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 364 प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट सेंटेंस सफिशिएंटली सीवर। मैं बताऊं मैंने कहाँ बताया आपको, मैंने बताया आपको वारंट केस के अंदर, जब मैं वारंट ट्रायल पढ़ा रहा था, और वारंट ट्रायल में आपको बता रहा था कि कन्विक्शन अगर कर दिया गया है तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे इफ यू डू नॉट प्रोसीड अंडर प्रोबेशन, एडमोनिशन और 364, अगर ऐसी बात आपको याद आ रही है तो आ रहा है ध्यान या नहीं आ रहा है, बताइए। ट्रायल कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब कन्विक्शन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उनको ये लग रहा है ही हैज फाउंड द अक्यूज गिल्टी, उनको ने अक्यूज को गिल्टी फाउंड कर लिया है, और उनको लगता है इसको सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए जो कि आप इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप किसको केस फॉरवर्ड कर देते थे, सीजेएम साहब को। या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उसको लगता है कि पीस कीपिंग का इससे बॉन्ड भरवा लेना है, और पीस कीपिंग का बॉन्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं भरवा सकता है। आप सेक्शन 125 को पढ़ने जाएंगे तो वहां पर आपको कोर्ट ऑफ सेशन मिलेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिलेगा। तो सेकंड क्लास के पास में ये पावर नहीं है, और सेकंड क्लास को लग रहा है कि
बॉन्ड भरवाना है तो वो केस को किसको फॉरवर्ड कर देंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे। फिर भाई वो केस को सुनेंगे और केस को डिसाइड करेंगे उस तरीके से, बॉन्ड भरवाएंगे, सजा देंगे, ज़्यादा वाली सजा देंगे। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही है? मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ, आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं वापस से आपको वारंट ट्रायल पर एक बार दिखा देता हूँ, जहाँ पर ऐसी बातें हमने की थी जिससे आपको थोड़ा सा तुरंत के तुरंत वेयर एनी 271 में पढ़ रहा हूँ मैं, सेकेंड सबसेक्शन, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मैजिस्ट्रेट फाउंड्स गिल्टी, अक्यूज को गिल्टी फाउंड कर लिया है, बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद 364-401, अगर ना ही 401 में बढ़ता है, ना ही प्रोबेशन पे छोड़ रहा है, ना ही एडमोनिशन करके छोड़ रहा है, और ना ही 364 में, 364 में मतलब जहां पर उसको ज्यादा सजा देनी है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है, वो भी नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनने के बाद सेंटेंस पास करेगा। लेकिन अगर एडमोनिशन पे छोड़ दिया तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनने की जरूरत नहीं है, प्रोबेशन पर छोड़ दिया आपका सेंटेंस पर सुनने की जरूरत नहीं है 401, और 364 बोलता है इस बारे में कि आपको क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है? जब आपको लगता है ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, तो आप क्यों सुनो, आप सीजेएम साहब को फॉरवर्ड करो, सीजेएम साहब ज्यादा सजा देंगे, वो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, आपको केवल पावर है 1 साल या 3 साल तक की सजा देने का, ठीक है। वही बातें सारी लिखी हुई हैं आपकी 364 में, जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और जब केस सीजेएम साहब के पास में आएगा तो सीजेएम साहब दोबारा से हो सकता है केस को सुने, नए विटनेसेस को सुने, नए एविडेंस को लें, दोबारा से विटनेसेस को रिकॉल करें, उसके बाद में सेंटेंस और ऑर्डर जो है उनको सही लगता है वो पास करेंगे। 364 नाउ 365 बड़ा आसान सा है, कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मजिस्ट्रेट एंड पार्टली रिकॉर्डेड बाय अनदर। अब देखो जरा, ट्रांसफर्स होते रहते हैं। अब एक मैजिस्ट्रेट साहब ने ट्रायल स्टार्ट करा, हो सकता है वो पूरा ट्रायल ना कर पाए, कुछ एविडेंसेस उन्होंने रिकॉर्ड किए और बाद में वो चले गए, और कुछ एविडेंसेस आगे वाले मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किए। तो भाई कुछ आपने रिकॉर्ड किए थे, कुछ आपने रिकॉर्ड किए थे, आप जो है पूरे के बेसिस पर पूरे उन्हीं पिछले वाले मैजिस्ट्रेट जो आपके पहले थे उनके रिकॉर्डेड एविडेंस को भी ध्यान में रखते हुए, और जो आपने रिकॉर्ड किया उसको दोबारा से रिकॉल करने की जरूरत नहीं है कि अब हम आए तो फिर से, ऐसे तो ट्रायल लगातार चलते रहेंगे, मैजिस्ट्रेट्स के ट्रांसफर होते रहते हैं, तो हर बार नया ट्रायल स्टार्ट होगा। इसी के लिए प्रोविजन डाला गया है कि भाई आपने रिकॉर्ड किया था और कुछ पार्टली आपने रिकॉर्ड किया है, आप कुछ आपके पिछले वाले ने रिकॉर्ड किया था, आप उस पर एक्ट कर सकते हैं और उस पर जजमेंट दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है, ज़रूरत समझ में आती है कि और एग्जामिनेशन होना चाहिए, उनका री एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो ऐसे केस में आप उनको रीसमन कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसी के रिगार्डिंग आपका सेक्शन 365 लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। फिर 366 वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोर्ट टू बी ओपन। जो भी कोर्ट होगा वो ओपन कोर्ट होगा, वो जनरल पब्लिक हियरिंग के लिए, वो पब्लिक हियरिंग के लिए ओपन, पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, पब्लिक जाकर के सुन सकती है, लेकिन कन्वीनियंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कोर्ट में जगह ही नहीं, पब्लिक बोले नहीं हम तो कोर्ट में जाकर के सुनेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जज को, जो प्रिसाइडिंग जज है या मैजिस्ट्रेट है, उसके पास ये पावर भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो है डिस्टर्ब करता है तो उसको बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति को अलाउ ना किया जाए, और बोल सकते हैं कि केवल इन लोगों को ही जो है एक्सेस रहेगा, इन बाकी लोगों को एक्सेस नहीं रहेगा कोर्ट रूम में या बिल्डिंग में कोर्ट की, ये भी मैजिस्ट्रेट साहब बोल सकते हैं। देखो जरा, द प्लेस इन विच क्रिमिनल कोर्ट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट माना जाएगा, टू विच पब्लिक जनरली में हैव एक्सेस, जनरली उनको एक्सेस होगा। So far the same can be conveniently contain them। भाई वैसा नहीं कि उनको वो बन ही नहीं रहे हैं वहाँ पर, 10 की जगह है 100 आ गए हैं, तो कैसे कन्वीनियंट, इट इज़ नॉट कन्वीनियंटली टू कंटेन देम कि उनको सबको अंदर बिठाया जा सके। प्रोवाइडेड दैट द प्रिसाइडिंग जज और द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट ऑर्डर एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल
in any particular case that public generally or particular person shall not have access to be remain in the room or building used by court. बोल सकते हैं ना ही पब्लिक को अलाउड है, सीधा बोल दिया जनरल पब्लिक अलाउड ही नहीं है, या मैजिस्ट्रेट या जज ये भी बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अलाउड नहीं है कोर्ट के अंदर, इट इज फॉर द जज और द मैजिस्ट्रेट टू डिसाइडेड। ठीक है, अब देखिए जरा आगे लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 विच इज इंपॉर्टेंट। भाई अगर कोई ऑफेंस जो है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड ऑफेंस है, वुमेन सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड ऑफेंस है, तो ऐसे केसेस में जनरली जो प्रोसीडिंग्स हैं वो क्या की जाएंगी, कंडक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब है प्राइवेटली कंडक्ट की जाएंगी, जहां पर और लोग अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द प्रिसाइडिंग जज में इफ ही थिंक्स फिट ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टीज अलाउ एनी पर्टिकुलर पर्सन टू हैव एक्सेस और टू बी रिमेन इन द रूम और बिल्डिंग यूज्ड बाय दिस कोर्ट। और अगर भाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी जाती है कि भाई नहीं भाई इस व्यक्ति को अलाउ किया जाए ट्रायल देखने के लिए, कोर्ट को लगता है तो फिर उसको अलाउ कर सकते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को अलाउ कर सकते हैं। जनरली आम पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाएगा सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो से रिलेटेड केस हो गए, सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो बीएनएस में केसेस, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होंगी, प्राइवेट प्रोसीडिंग। इन कैमरा का मतलब ये मत समझिएगा, इन कैमरा का मतलब कैमरा लगा करके और प्रोसीडिंग्स करना। इन कैमरा जो एक टर्म है, इसलिए देखो जरा उसको कैसे लिखा हुआ है, इन कैमरा को, इन कैमरा को देखो जरा इटैलिक में लिखा हुआ है, तिरछे अक्षर लिखे हैं। इन कैमरा एक फ्रेज है अपने आप में जो बोलता है इन प्राइवेट कंडक्ट की। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन कैमरा शैल बी कंडक्टेड सो फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ वुमेन जज और अ मैजिस्ट्रेट। अब अगर ये ऑफेंसेस है तो जनरली प्रयास किया जाएगा कि वुमेन जज या मैजिस्ट्रेट ही रहे। सबसेक्शन 3, वेयर एनी प्रोसीडिंग आर हेल्ड अंडर सबसेक्शन 2 इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट or to publish any matter in relation to such proceeding except with the previous permission of the court। अब देखो इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है सबसेक्शन 2 में, तो ऐसे में ना ही आप किसी प्रोसीडिंग के बारे में कोई जानकारी प्रिंट करेंगे ना ही पब्लिश करेंगे जब तक कि आपको कोर्ट की परमिशन ना मिल जाए। कोर्ट की प्रीवियस परमिशन मिल गई तो फिर आप जो है पब्लिश कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द बैन ऑन पब्लिकेशन और ट्रायल और प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप मे बी लिफ्टेड subject to maintaining the confidentiality of the name and addresses of the parties। ऐसे बैन को लिफ्ट कर सकता है कोर्ट चाहे तो, ठीक है, लेकिन वहां पर भी कोर्ट बोलेगा कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, पार्टीज के नाम और एड्रेसेस बाहर नहीं आ सकते। ऐसा होता कहाँ है, मीडिया ट्रायल्स जब स्टार्ट होते हैं, जब न्यूज़पेपर, तो ठीक है चलो एक बार के लिए कॉशियस हो सकते हैं, बट दी news channels are not cautious about it, they do not respect the privacy of any person। ठीक है, चलिए तो मेरे समझ से 366 तक आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, क्लियर है या नहीं है बताइए ज़रा। सारे प्रोविजंस मैं बता रहा हूँ आपको। चैप्टर 26 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 337 से लगा करके 366 तक हर सिंगल सेक्शन इंपॉर्टेंट है सारे से। अरे प्री में क्या आते हैं, जो मेंस में आता है वो भी मैंने आपको बताया, कंपाउंडिंग मेंस में आ जाएगा। मैंने बताया आपको कंपाउंडिंग के बाद से ये जो ऑफेंस लिखे हुए हैं सेक्शंस लिखे हुए हैं 360, 361, 62, 63, इन पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है। विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, विड्रॉल ऑफ चार्ज 247, उस पर भी शॉर्ट नोट लिखने को आता है। टेंडरिंग पार्डन मेंस का क्वेश्चन है, और 337 जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी मेंस का क्वेश्चन है, यानी 337 डबल जियोपार्डी, तो वहां से तो कहानी शुरू हुई थी, वही इटसेल्फ इज अ मेंस क्वेश्चन। लेकिन फिर हाँ 338, 339, 340, ये दीज आर ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। क्या, चलिए जरा कोई डाउट आपको बताइए, और कोई डाउट इसको लेकर के, और कोई डाउट। अब आप देखिए करेंगे क्या, मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल एक एक दो दो शब्दों में बताऊंगा जो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब है, वो बताऊंगा मैं आपको। 360 ये चैप्टर 27 कि क्या है, ये देखो किससे रिलेटेड है, प्रोविजंस एज टू अक्यूज्ड
पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर अक्यूज अनसाउंड माइंड है तो फिर कैसे प्रोसीड करोगे? तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि अनसाउंड माइंड तब था क्या जब उसने अपराध किया था। अब देखो अनसाउंड माइंड है तो उसके अगेंस्ट कैसे ट्रायल कर लो? ट्रायल को आप रोक दोगे, आप पता लगाओगे पहले तो अनसाउंड माइंड है या नहीं है। ट्रायल को रोक दोगे तब तक नहीं चलाओगे जब तक कि वो सही नहीं हो जाता है। सही हो जाता है उसके बाद ट्रायल स्टार्ट कर लोगे। आप ये पता लगाओ कि जब उसने ऑफेंस किया था तब तो नहीं था अनसाउंड माइंड का, क्योंकि अगर तब था तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, तो छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है आप एक बार क्या करेंगे, खुद से पढ़ लेंगे सारी की सारी। कहाँ तक? आपके पूरे 378 तक, 378 तक मैं आपको बताऊंगा कल, ऐसा नहीं है, बट इट विल बी अ टॉपिक ऑफ 15 मिनट ओनली फॉर यू। एग्जाम में जो आता है मैं आपको लिखवा दूंगा कि हाँ ये आता है एग्जाम में, कभी पूछ लेते हैं। मैं बताऊंगा, जनरली बताऊँ 26 से नहीं पूछा जाए, तो 27 से नहीं पूछा जाए, 26 तो सारा पूछा जाए, 27 से जनरली नहीं पूछा जाता। जो पूछी जा सकती है चीज़ वो मैं आपको बता दूंगा कि पूछी जा सकती है, पूछी नहीं गई है। रिकॉर्ड ये कहता है कि पूछी नहीं गई है, पूछी अगर जा सकती है तो वो मैं बता दूंगा कि पूछा जाता है। फिर आपका चैप्टर 28 है, तो यहाँ पर 379 तो मैंने आपको बता ही दिया था जब हम 215 को पढ़ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेकर के मैंने आपको बताया था कि भाई कोर्ट जो है कंप्लेनेंट बनता है। कल ही पूछा था तो जाने कल कहाँ खोए हुए थे आप लोग, कोई जानकारी नहीं 215 के बारे में। कोर्ट कंप्लेनेंट होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ना। तो ऐसा मत करो, सब समझ के रखो, पढ़ के रखो। 215 के साथ मैं आपको इसको बता ही चुका हूँ। बाकी के जो प्रोविजंस हैं, थोड़ी सी बातें हैं जो एग्जाम में आता है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, बता दूंगा। जो वास्तविक चीज़ जो हमारी स्टार्ट होगी वो होगी 392 से, जजमेंट से। मैं ट्राई करूंगा कि आपको कल 392 बता दूं, और साथ 392 के साथ साथ फिर बाकी के प्रोविजंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास जो कंपनसेशन है 395, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। 395 हो गया आपका, 396, 397, 398, 399, ये सारी जो प्रोविजंस है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें कुछ बहुत अलग नहीं लिखा है, बहुत नॉर्मल सी बातें लिखी हैं, आप पढ़ेंगे आपको भी समझ में आए। बट आई विल टेल यू कि दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से अलग तरीके से क्या अलग जो है क्वेश्चन बनाया जाता है इससे, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जनरली हम सब चीज़ों को ऐसे ही पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लग पाता है कि क्या क्वेश्चन ये फ्रेम किया जाएगा। जैसे पार्डन के केस में मैंने आपको बताया 344, 343 पहले तो, कि भाई जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्डन टेंडर नहीं करेगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको जनरली आप पढ़ेंगे तो हो सकता है स्किप कर जाए इस चीज़ को, इस इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को। तो वही चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा, और यहाँ से मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। मेंस में अलग से और कुछ नहीं लिखना होता है, जो लिखे ही हैं यहाँ पर चीज़ें वही चीज़ें लिखनी होती हैं। दैट वी विल डिस्कस, वी विल ट्राई टू डिस्कस कि कल इतना लगभग हमारा हो जाए, और उसके बाद के चीज़ें जो है आगे देखें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट